A very good morning to all the class 10 students. I hope everyone is having a great time and everyone is studying hard. So in the last class we were dealing on non-food crops and we have seen rubber, we have seen fiber crops, and rubber we have seen that it's an equatorial and it is also known as plantation agriculture or equatorial crop माना जाता है रबर को, और ये ज़्यादातर अच्छी तरह से ग्रो करता है इन इक्वेटोरियल रीजन, बट it can be grown under special condition in tropical and as well as subtropical areas, and it's require high humidity and high temperature in order to grow, and more rainfall, अच्छा rainfall चाहिए 200 centimeter, and its rubber is an important industrial raw material. बहुत सारा इंडस्ट्री में रबर का उपयोग होता है. Then we have also seen that in India there are various states which produce rubber in large quantity. Number one, like Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar, and Garo Hills of Meghalaya. And India ranks world's in terms of world natural rubber production, India ranks 4th according to 2012 and 2013. Then we have also seen the fiber crops. Then the important varieties of fibers found in our country is 4 varieties: cotton, jute, hemp, and natural silk. The first 3 these are grown on the soil. ये तीनों को जमीन में लगाता है और इसी से प्रोड्यूस होता है. हिम, इससे भी हम लोग फाइबर प्रोड्यूस होता है. तो ये तीनों को जमीन में लगा के प्रोड्यूस होता है. इंडिया में वेरियस रीजन में लगाया जाता है. एंड द लास्ट वन इज नेचुरल सिल्क. उसको सिल्क वर्म से पाया जाता है, और सिल्क वर्म एक इंसेक्ट है जिसमें इंसेक्ट है, उसी से प्रोड्यूस होता है ये फाइबर. और जो रेयर करता है हम लोग घर में सिल्क वर्म को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइबर, जो हम लोग सिल्क फाइबर के लिए रेयर करता है घर में, जो इंसेक्ट को एक इंसेक्ट है उसको रेयर करता है, उसको सेरिकल्चर बोला जाता है. एंड कॉटन, वी हैव सीन यस्टरडे दैट कॉटन इज important, one of the most major important क्रॉप माना जाता है इंडिया में. और इंडिया में बहुत सारा इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट माना जाता है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिया में. और इंडिया ओरिजिनल होम माना जाता है कॉटन का, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन माना जाता है अकॉर्डिंग टू 2014 सेंसस. Then, and we have seen how many temperature it requires and what are the requirements for the growth of cotton plant. We have seen yesterday. And jute also same, golden fiber माना जाता है और important है. ये अच्छी तरह से grow करता है ये jute in a well drained fertile soil में in the food plants. और टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए जूट के लिए, और ज़्यादातर ये ग्रो करते हैं जो एलुवियल सॉइल में जहाँ पर फ्लड ज़्यादा होता है. और ये ज़्यादातर इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय में पाया जाता है. सो जूट से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, बहुत सारा गुड्स बनाते हैं, लेकिन जूट का मार्केट धीरे धीरे घट रहा है बिकॉज ऑफ द फाइबर सिंथेटिक नायलॉन फाइबर की वजह से, क्योंकि वो बहुत फाइबर जो प्लास्टिक है उसका बैग्स जो मैट्स है वो बहुत चीप है, और जो जूट का है वो कॉस्टली है, इसलिए मार्केट धीरे धीरे जूट का इम्पोर्टेंस हो रहा है इंडिया में. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से 2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया था. टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया में कैसा रिफॉर्म्स चेंजेस हुआ है टेक्नोलॉजी में और इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन में क्या चेंजेस आया है इंडिया में, इसको पूछा गया था। तो वी विल बी डीलिंग व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल इंट्रोड्यूस in the field of farming, in the field of agriculture in India, and what are the institutional arrangements. So we are going to deal today. Let's see. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. तो हम लोग ऑलरेडी देख चुका है कि एग्रीकल्चर इंडिया में सबसे पुराना मीन्स एनिशियन देश से चले आ रहा है और सबसे मीन्स पुराना माना जाता है जो प्रैक्टिस करता है इंडिया में। मीन्स इंडिया में ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हुए 1000 years हो गया है। सो वी हैव सीन sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. तो कंटिन्यूसली हम लोग जो सस्टेन के लिए, जीने के लिए जो लैंड को यूज किया है विदाउट मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी और अच्छा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं करके हम लोग जो यूज करता है वो डेवलपमेंट को रोका देता है। तो ये सस्टेन यूसेस जो हम लोग मीन्स विदाउट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं करके हम लोग कंटिन्यू लैंड को यूसेस की वजह से ये डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रुकावट बन सकता है, क्योंकि अच्छा टेक्नोलॉजी और अच्छा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हम लोग यूज नहीं अप्लाई करके एग्रीकल्चर को कंटिन्यूसली करते गया। लेकिन मॉडर्न इनपुट्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं करके अगर हम लोग मीन्स ऐसा ही कंटिन्यू करता है तो वो बहुत बड़ा रुकावट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. So in spite there are many sources of development, इंडिया में बहुत सारा sources है। irrigation means cultivation या farming करने के लिए बहुत सारा sources है। irrigation means जो हम कैनल बना के डैम से वाटर ले जा सकता है फील्ड में, और बहुत सारा ऐसा फैसिलिटी है। ये सब होने के बावजूद भी लेकिन ज़्यादातर इंडिया में फार्मर्स लोग, हम लोगों का अलग अलग कोने में इंडिया में ज़्यादातर फार्मर्स लोग डिपेंड होता है अभी भी कहाँ पर, मानसून पर, रेन पर डिपेंड होता है कल्टीवेशन के लिए। लेकिन बहुत सारा सोर्सेस है, अगर हम लोग यूटिलाइज अगर करना आता है या यूटिलाइज कर सकता है हम लोग, बहुत सारा सोर्सेस है मीन्स वाटर केट में ले जाने के लिए बहुत सारे इरिगेशन कैनल बना सकता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम लोग ज़्यादातर अभी पूरा अलग अलग कोने में इंडिया में ज़्यादातर फार्मर्स लोग कहाँ पर निर्भर है, रेन पर, मानसून पर और नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी आउट द एग्रीकल्चर। कहाँ पर निर्भर है, नेचुरल फर्टिलिटी, सॉइल का नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंडेंट है और रेन पर डिपेंडेंट करता है इंडिया का फार्मर्स लोग। बहुत सारा अलग अलग कोने में अभी भी फार्मर्स लोग ये नेचुरल फर्टिलिटी और ये मानसून पर डिपेंडेंट है। मीन्स बहुत सारा ऐसा फैसिलिटी से हम लोग विदाउट रेन भी हम लोग कल्टिवेट कर सकता है। मीन्स हम लोग एग्रीकल्चर, हम लोग फार्मिंग कर सकता है विदाउट रेन ऑल्सो, विदाउट नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑल्सो वी कैन डू। बट ये सारा मॉडर्न मेथड्स को नहीं अपना के मीन्स फार्मर्स लोग बहुत सारा मीन्स क्या करता है इंडिया में, वो लोग नेचुरल फर्टिलिटी, सॉइल को नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंडेंट होता है, सॉइल का नेचुरल फर्टिलिटी पर, और मानसून रेन पर डिपेंडेंट होता है फार्मिंग के लिए या एग्रीकल्चर करने के लिए। क्योंकि इंडिया में बहुत सारा सोर्सेस है। इफ वी कैन फाइंड आउट देयर आर सो मेनी सोर्सेस, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी सोर्सेस ज़्यादातर फार्मर लोग ऐसा ही निर्भर है अभी भी अलग अलग इंडिया में, अलग अलग इंडिया का कोने में ऐसा वो लोग मीन्स सब कुछ डिपेंडेंट होता है नेचुरल फर्टिलिटी और मीन्स रेन पर
डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसीलिए मीन्स कंटिन्यूस यूजेस हम लोग ऐसा लैंड को और विदाउट कॉम्पिटेबल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की वजह से मीन्स नहीं करके हम लोग ऐसा ही कंटिन्यू करते रहा फार्मिंग, तो वो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रुकावट बन सकता है। और जैसे कि हम लोग ने देखा है इंडिया में फार्मर्स लोग ज़्यादातर नेचुरल फर्टिलिटी, सॉइल का नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंडेंट करता है, जिसमें हम लोग मीन्स मॉडर्न इनपुट्स डाल के हम लोग खेत कर सकता है, उसी जगह में वो लोग नेचुरल फर्टिलिटी पर निर्भर होता है और मानसून रेन पर निर्भर होता है। क्योंकि हम लोगों का बहुत बड़ा मीन्स अलग अलग सोर्सेस निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया का कोने कोने में अभी भी एग्रीकल्चर इसलिए डेवलप नहीं है हम लोगों का देश में। कोने कोने में अभी भी नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड मीन्स रेन, मानसून रेन पर निर्भर होता है एग्रीकल्चर के लिए। ये मीन्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रुकावट मीन्स बोला जाता है। देन For a growing population, this pose a serious challenge. तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो we know that more population, more consumption. तो more population, more demand of agriculture goods. मीन्स गुड का बहुत ज़्यादा डिमांड होगा जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो अगर हम लोगों का जो फार्मिंग मेथड है वो अगर मॉडर्नाइज नहीं हुआ है तो प्रोडक्शन बहुत कम होगा। तो इतना ग्रोइंग पॉपुलेशन को हम लोग कैसा फीड कर सकेगा? दैट इज ए सीरियस मीन्स ये बहुत सीरियस चैलेंज लाता है हम लोगों को अगर एग्रीकल्चर ऐसा मॉडर्नाइज नहीं किया जाता है तो। Then agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reform. तो एग्रीकल्चर जो इंडिया को कितना परसेंट को लाइवलीहुड देता है इंडिया में 60% इंडिया का पॉपुलेशन को। दैट मीन्स आउट ऑफ 100% ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन 60% आधा से भी ज़्यादा पॉपुलेशन को लाइवलीहुड देता है इंडिया में ये एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर को हम लोग मॉडर्नाइज करना या चेंजेस करना या रिफॉर्म करना, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना इस एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरत है हम लोगों का देश के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बन गया है क्योंकि आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया का इस एग्रीकल्चर पर निर्भर है। तो टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना एग्रीकल्चर एरिया में या फील्ड में ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों का देश के लिए। क्योंकि और व्हेन वी सी इन इकोनॉमिक टर्म्स भी एग्रीकल्चर सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। मोर देन 60% एम्प्लॉयमेंट पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर। दैट मीन्स 60% से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में है। जैसे कि हम लोग सर्विस सेक्टर में देखा जाए तो सेकेंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी ओवरऑल व्हेन वी सी एग्रीकल्चर हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। दैट मीन्स इंडिया में ज़्यादातर लोग मीन्स खेत में काम करता है जीने के लिए, अपना लाइवलीहुड के लिए। डेवलप कंट्री में थोड़ा अलग है। डेवलप कंट्री में ज़्यादातर लोग काम करता है सर्विस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हम लोग डेवलपिंग कंट्री है और ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर है। तो इसलिए सीरियस चेंजेस, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है हम लोगों का एग्रीकल्चर फील्ड में। देन thus collectivization, consolidation of holdings, cooperation and abolition of zamindari etc. were given priority to bring out institutional reforms in the country after independence. तो क्या क्या institutional reforms changes किया है इंडिया में? तो institutional reforms में ये सारा changes लाया है इंडिया में in order to improve our agriculture। फर्स्ट है वो कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट डेवलप हुआ है रशिया में। रशिया में डेवलप किया है स्टालिन ने। इफ
इफ यू आर एवर क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुका है, स्टेलिन ने रशिया में कलेक्टिवाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया है। ये कलेक्टिवाइजेशन इंडिया में इसको प्रायोरिटी दिया गया है। ये क्या है कलेक्टिवाइजेशन? कलेक्टिवाइजेशन ऐसा मेथड है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन उसको कंट्रोल करता है बाय द पीपल एज ए होल और बाय ए सोसाइटी एज ए होल, उसको कलेक्टिवाइजेशन बोला जाता है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि एग्रीकल्चर हो या कोई भी जो प्रोडक्शन है और उसको और डिस्ट्रीब्यूशन को उसको सब कुछ कंट्रोल करता है सोसाइटी एज ए होल, ना कि एक व्यक्ति कंट्रोल करता है, तो उसको कलेक्टिवाइजेशन बोला जाता है। दैट मीन्स इंडिया में मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको और डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सोसाइटी एज ए होल या गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहिए। तो इसको प्रायोरिटी दिया गया है इंडिया में कलेक्टिवाइजेशन को। और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग साइट्स को भी यूनाइट करने के लिए कि एक व्यक्ति बहुत सारा ऐसा जमीन नहीं होल्ड कर सकता है, उसका जमीन को छीन के एक यूनाइट करने के लिए लैंड होल्डिंग्स को एक बड़ा करने के लिए यूनाइटेड करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है इंडिया में। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी। तो कोऑपरेशन, सब लोगों का कोऑपरेशन, जो फार्मिंग करता है उन लोगों का कोऑपरेशन को प्रायोरिटी दिया गया है और जमींदारी सिस्टम को एबोलिश किया गया है इंडिया में। जमींदारी मीन्स ऐसा सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति मीन्स 100-200 एकर्स ऑफ लैंड को ओन करता था, वो अकेला मालिक था, लेकिन उसको छीन लिया है इंडिया में। ऐसा सिस्टम को एबोलिश किया गया इंडिया में कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। वेस्ट बंगाल में ये लैंड सीलिंग हुआ है। वेस्ट बंगाल एक ग्रेट एग्जाम्पल है, जमींदारी एबोलिश किया गया है इंडिया में जमींदारी सिस्टम को। तो एग्रीकल्चर को ऐसा डेवलप करने के लिए ये सारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चेंजेस लाया है इंडिया में। कलेक्टिवाइजेशन लाया है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसको सोसाइटी हैज ए होल या पीपल हैज ए होल कंट्रोल करता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू द फैमिली नीड डिस्ट्रीब्यूट करता है मीन्स फूड ग्रेन्स को भी। और जिसमें इंडिया में ये भी चेंजेस लाया है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का जो सिस्टम है उसको चेंजेस किया है इंडिया में, जो उसको यूनाइटेड करने के लिए कोशिश किया है लैंड होल्डिंग्स को। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है, उसको बैलेंस रखने के लिए ये लैंड होल्डिंग्स का सिस्टम में भी चेंजेस लाया है। एंड कोऑपरेशन, और सब लोगों का कोऑपरेशन मांगा है, जो फार्मर्स है उन लोगों का। और जमींदारी का जो सिस्टम चले आ रहा है ब्रिटिश का टाइम से, इसको एबोलिश किया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है जमींदारी को एबोलिश किया गया है कि एक व्यक्ति इतना जमीन होल्ड नहीं कर सकता है। तो ये सारा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाया है इंडिया में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। ये सारा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस या रिफॉर्म्स लाया है इंडिया में राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये सबको दिया गया था। Land reform was the main focus of our first 5-year plan. That means land reforms हम लोगों का main focus था first 5-year plan का। means जो प्लान किया था in the year 1952 में फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट 5-year प्लान शुरू हुआ है। तो इन द ईयर 1952 में लैंड रिफॉर्म्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है 1952 में इन द फर्स्ट 5-year प्लान में। डोंट फॉरगेट इंडिया में हमेशा 5 ईयर का प्लानिंग होता है, जो प्लान करता है वो 5 ईयर का प्लान करता है, क्योंकि सरकार भी रहता है ओनली फॉर 5 ईयर्स इंडिया में। एवरी आफ्टर 5 ईयर्स इलेक्शन हो जाता है, राइट। तो इंडिया में फर्स्ट प्लानिंग हुआ है 1952 में और लैंड रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी दिया गया है। और ये सारा जो कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ऑपरेशन और एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ये सारा चेंजेस लाया गया है और
और ये सारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया गया है फर्स्ट 5-year प्लान में इंडिया में। The right of inheritance had already led to fragmentation of land holding, initiating consolidation of land holding। तो जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है, जो हम लोगों का सिस्टम चले आ रहा है, ये जमीन को जो लैंड होल्डिंग साइज से उसको पूरा डिवाइड कर दिया है। मीन्स हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स डिवाइड कर दिया है इनटू पीसेस। जैसे कि मैंने बोला है जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे कि मैंने एग्जांपल बोला है, पहले पूरा परिवार का, ओके लेट मी टेक इन बिगर एग्जांपल, पहले पूरा परिवार का ये जमीन था, तो इसमें से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था ये ज़मीन से, एग्जांपल। और इसके बाद ये परिवार में उसका पिताजी है, माँ है और उसका 2 बेटे हैं। तो 2 बेटे हैं, जब पिताजी लोग बुढ़ा मीन्स ऑलरेडी ओल्ड एज हो गया है, तो जमीन को, ये जमीन जो प्रोडक्शन पहले ज़्यादा देता था, इसको 2 भाग कर दिया है। मीन्स एक बेटा को दिया है, बेटा ए, एक बेटा को दे दिया है और बी एक बेटा को दे दिया है। तो ये जमीन का जो पहले ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, तो अभी ये जमीन को डिवाइड कर दिया है। तो अभी क्या होगा, तो प्रोडक्शन कम कम आना लगेगा। तो इसके बाद और ये बेटा मैरिड किया है, ये बेटा जो ए है, फर्स्ट बेटा है, वो मैरिड कर लिया है और फैमिली हो गया है। तो उसका भी और 2 लड़का है, तो वो भी ओल्ड एज हो गया। इसके बाद उसने और जमीन को, ये जो छोटा जमीन प्रोडक्शन थोड़ा हाई था, उसको भी और 2 भाग में डिवाइड कर दिया है दोनों बेटे में, जैसे कि सी डी बेटे में डिवाइड कर दिया है। तो जमीन ऐसा करके हम लोगों का इनहेरिटेंस सिस्टम की वजह से जो लैंड होल्डिंग है वो पीसेस स्मॉल होते मीन्स चले गया है ऐसा ही। तो इसीलिए प्रोडक्शन इतना अच्छी तरह से इंडिया में नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ आवर लैंड होल्डिंग सिस्टम। मीन्स जमीन को पूरी तरह से फ्रेगमेंट कर दिया है। फ्रेगमेंट मीन्स डिवाइडेड इनटू पीसेस। तो ऐसा सिस्टम इंडिया में, तो इसके वजह से प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, राइट। तो ऑलरेडी जो इनहेरिटेंस सिस्टम की वजह से, जो हम लोगों का जो इनहेरिटेंस सिस्टम की वजह से ऑलरेडी जमीन को फ्रेगमेंट कर दिया है, लैंड होल्डिंग साइज को छोटा बना दिया है, नेसेसिटेटिंग कंसीडरेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो जो हम लोगों का लैंड होल्डिंग से उसका साइज को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। तो इसीलिए ये सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो यूनाइटेड एक लैंड होल्डिंग्स को एक यूनाइटेड करना बहुत ज़रूरी है, एक यूनाइटेड करना बहुत ज़रूरी है। So we'll be dealing tomorrow the rest. Thank you. तो बिकॉज ऑफ दिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ये बहुत नेसेसरी हो गया है। मीन्स हम लोग जो लैंड होल्डिंग है उसको यूनाइटेड करना, कंसीडरेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कंसीडरेशन मीन्स होल्डिंग, जो ज़मीन होल्ड कर रहा है उसको यूनाइटेड करना। कंसीडरेशन मीन्स उसको एक करना बहुत ज़रूरी हो गया है इंडिया में, क्योंकि जितना ज़मीन डिवाइडेड होते जाएगा इतना प्रोडक्शन कम होते जाएगा और बहुत प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम आगे जाके हो सकता है। सो that's all for today. If you have any queries, you are most welcome to ask. We'll deal the second part tomorrow. ये बहुत important part है। If you have any queries, you are most welcome to ask. Thank you.